अंतर्गत चलाया जा रहा है रेकी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, माइंड पावर और मेडिटेशन का कोर्स, उसमें मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पहले बात की थी एनर्जी के बारे में, हम सभी में एक एनर्जी है, हम सभी एक चेतना से संचालित है, जिसे आप कॉस्मिक एनर्जी, शिव पार्वती, यिंग यांग या कोई भी नाम दे दे। बात यह है कि हम सभी एक इंटेलिजेंस से संचालित है, हम सभी उसी के माध्यम से एक दूसरे से और उस चेतना के सीधे संपर्क में हैं। हम उस ऊर्जा का दिन रात यूज कर रहे होते हैं, उस एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। हम अपनी सोच, हमारे कर्म सही रख के कुछ तरीके अपनाकर उस एनर्जी का अपनी हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम अपने आप को तो हील कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं। हमने पहले के एपिसोड में रेकी के बारे में बात की थी। रेकी क्या है, रेकी कैसे की जाती है, रेकी के संक्षिप्त इतिहास के बारे में हमने जाना। आज के अगले एपिसोड में हम आभा मंडल के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पहले जाना था कि हर एक वस्तु व्यक्ति का आभा मंडल होता है। हर एक वस्तु की चारों तरफ जो प्रभापूर्ण मंडल होता है उसे हम आभा मंडल कहते हैं। जैसे आपने कुछ पिक्चर्स देखे होंगे, जैसे भगवान बुद्ध का या कोई भगवान का, राम लक्ष्मण सीता का, शिव पार्वती का, या कहीं मंदिर में गए होंगे तो आपने देवी देवताओं की, भगवान की मूर्ति के पीछे एक राउंडेड गोलाकार मंडल देखा होगा, जिसे हम आभा मंडल के नाम से जानते हैं। अभी सवाल यह है कि हर एक वस्तु व्यक्ति का, जैसे हमने बात की थी कि आभा मंडल है, तो यह दिखाई क्यों नहीं देता। हर एक वस्तु व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, उसकी प्रभा मंडल क्षीण हो जाने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। भारत में जिसे नाड़ियों के रूप में, चक्रों के रूप में, पंचकोश के रूप में आयुर्वेद में दर्शाया है, इसमें बहुत सारी किताबें भी लिखी गई है। जैसे कालीचरण जी की सच्चक्र निरूपण, जो कि संस्कृत में है, जिसे सर जॉन वुडरफ ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। आप चाहे तो वह किताब पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। या फिर अ हैंडबुक ऑफ चक्रा हीलिंग, जो कलस्तरा गोविंद जी ने लिखी है और हमने भी पढ़ी है, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव बुक है, जिसमें चक्रों के बारे में काफी डिटेल्स में दिया गया है, जिसमें हम कौन से चक्र के लिए कौन सी एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं, क्या ऑयल यूज कर सकते हैं, क्या क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, क्या अफर्मेशन यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें बताया गया है। तो आप उस बुक्स का भी रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की। जैसे चाइना में मेरिडियन सिस्टम है, जिसमें एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के बारे में, उसके यूज के बारे में बताया गया है कि कौन से पॉइंट से हम क्या ठीक कर सकते हैं, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये दर्शाता हुआ एक डायग्राम है, जो हमारे भारत के चक्रों को बताए जाने वाले डायग्राम से बिल्कुल मिलता है। बात सिर्फ यही है कि सिस्टम कोई भी हो, काम उसी आभा मंडल पे होता है। जैसे आपने ट्री ऑफ लाइफ के बारे में सुना हो, जो कबाला सिस्टम से है, उसमें भी यही बात बताई गई है। मतलब ईस्टर्न कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर, सभी में ये माना गया है कि आभा मंडल है। अभी आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे होंगे, जिसपे एक बिल्कुल सही से बनाया गया आभा मंडल है और दूसरे में कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है। तो हर एक बॉडी पार्ट, जैसे कि नाक, आंख, कान, पेट, हाथ, पैर, कुछ भी, कोई भी बॉडी पार्ट हो, लेकिन उसका आभा मंडल अलग से होता है। बॉडी के जिस पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर सही रहेगा, उस पार्ट का आभा मंडल भी सही रहेगा। या फिर बॉडी के, ये कह सकते हैं कि बॉडी के जिस पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, उस पार्ट में, जैसे आपने दूसरे पिक्चर में देखा कि कुछ गड्ढे बने हुए हैं, कुछ घेरे हैं, कुछ स्पॉट बने हुए हैं आभा मंडल में, जो बिल्कुल सही नहीं दिख रहा, तो वो वैसा होगा। कहने का मतलब है कि जैसे हमारी बॉडी शेप है, उस बॉडी के हिसाब से गोलाकार, अंडाकार, ओवल शेप वाला आभा मंडल बिल्कुल सही कहलाया जाएगा। आभा मंडल के बारे में जर्मन साइंटिस्टों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने फिंगर की फोटोग्राफ लेके उसकी आभा मंडल को देखने की कोशिश की थी, लेकिन यह कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए।
उसके बाद डॉक्टर वॉल्टर जे क्लाइनर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने भी इसी फिंगर की प्रिंट लेके उसकी आभा मंडल की फोटो देखनी चाहिए, जिनमें उन्होंने अलग अलग फिल्टर्स निकाल के आभा मंडल पे कई रिसर्चेस किए। वह अपने पेशेंट का डायग्नोसिस इसी आभा मंडल की फोटो के थ्रू करते थे। उन्होंने इसी को अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए भी यूज किया और यही बात उन्होंने अपनी किताब में भी बताया, जहां उन्होंने आभा मंडल के लिए ऑरा वर्ड का यूज किया था। तो ये ऑरा वर्ड वहां से आया। ये जो ऑरा वर्ड हम आज के मॉडर्न युग में यूज कर रहे हैं, ये उनका दिया हुआ है। उसके बाद इस ऑरा फोटोग्राफी में कई और एक्सपेरिमेंट हुए। ये जो ऑरा फोटोग्राफी है, ये जो मॉडर्न ऑरा फोटोग्राफी है, ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। ये जो सिमियन किलियर है, इन्होंने ये डिस्कवर की थी। उन्होंने एक प्लेट के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा, उसमें उस प्लेट के ऊपर कुछ करंट पास किया और उसके नीचे एक दूसरी प्लेट रखी थी। उस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट नीचे करंट पास होने के बाद नीचे की प्लेट पर पड़ रहा था। इसमें एक कैमरा यूज नहीं होता, एक अलग से डिवाइस होती है जिसका उन्होंने डेवलपमेंट किया था। उसपे नीचे की प्लेट पे उस आभा मंडल की असर दिखाई देती थी। उन्हें आभा मंडल के बारे में पता था, तो उन्होंने इस पिक्चर्स को उससे रिलेट किया और उन्होंने सही पाया कि हर एक वस्तु व्यक्ति का आभा मंडल होता है और इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। उन्होंने ये जो इजाद किया था उन्होंने उसे किलियर इफेक्ट का नाम दिया। आगे इंटरनेशनल किलियर रिसर्च एसोसिएशन में उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिनमें कई और लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया था। एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो बहुत सी जगह पर रिपीट भी होता है, जिसे फैंटम इफेक्ट कहते हैं। फैंटम इफेक्ट में एक पत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक पत्ता लेके उसकी आभा मंडल की फोटोग्राफ ली जाती है, फिर उसको वही रख के आधा काट के तुरंत जल्दी से उसकी फिर से फोटोग्राफ ली जाती है। उसमें पाया जाता है कि जब पहले फोटोग्राफ ली थी तो पत्ते के चारों तरफ आभा मंडल एक लाइट जैसी दिख रही थी। उसके आधा कटने के बाद जब तुरंत वापस से फोटोग्राफ ली गई तो उस आधे पत्ते के ऊपर भी आभा मंडल वैसे की वैसी दिखाई दे रही थी जैसे पहले की फोटो में थी। जब धीरे धीरे समय निकलता जाता है, वैसे ऊपर की आभा मंडल हटती जाती है और बाकी के पत्तों की चारों ओर वैसे की वैसी आभा मंडल दिखती है। आभा मंडल वस्तु वहां से हट जाने के बाद भी थोड़ी देर तक वहीं पे रहती है, जिसे फैंटम इफेक्ट बोलते हैं। आपने यूरी गेलर का नाम तो सुना होगा, जो स्पून बेंडर है। आपने मैट्रिक्स में देखा होगा कि एक बच्चा हाथों से पकड़ के स्पून को बेंड कर देता है, तो ये असल जिंदगी में यूरी गेलर करते हैं। यूरी गेलर की ऑरा फोटोग्राफी भी की गई थी। उनकी भी फिंगर के फोटो लेके अलग अलग स्टेज पे उनकी ऑरा की फोटोग्राफ ली गई थी और उनपे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उनकी अलग अलग स्टेज पे उनकी मनस्थिति के अलग अलग स्टेज के कारण उनकी ऑरा फोटोग्राफी में भी काफी डिफरेंसेस पाया गया। जैसे कहने का मतलब है कि आपकी मनस्थिति आपके विचार का सीधा प्रभाव अपने आभा मंडल पर जरूर से पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर कार्टोव ने इस ऑरा फोटोग्राफी के कैमरे में बहुत इंप्रूवमेंट किया, जिसे उन्होंने बायोवेल कैमरा के नाम से मार्केट में रखा है। बायोवेल कैमरा की बहुत सारी प्रेजेंटेशंस आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी, जिसमें वह एक उंगली से एक फिंगर की ऑरा फोटोग्राफी से पूरे बॉडी के चक्रों के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ऑरा फोटोग्राफी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए और बहुत सारे नए कैमरा जो भी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे कैमरास भी मार्केट में रखे गए। आप भी अपने मोबाइल से अगर ऑरा फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो कोई ऐप डाउनलोड करके या कुछ घर पे नॉर्मल से एक्सपेरिमेंट करके ऑरा फोटोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि अगर दिन है तो पर्दे गिराकर फ्लैश लाइट ऑन करके बिल्कुल डिम लाइट में कमर के ऊपर के भाग को, अगर किसी व्यक्ति को हम व्हाइट या ऑफ व्हाइट दीवार के सामने खड़े होकर पिक्चर लेते हैं, रात हो तो बहुत कम लाइट में अगर आप ऐसे फोटोग्राफी करते हैं तो आप अपने मोबाइल से भी ऑरा फोटोग्राफी कर सकते हैं। एफबी पे एक पेज है ऑरा इमेजेस डिजिटाइज, जिसमें आप अपनी फोटो भेज के अपनी ऑरा स्कैनिंग, ऑरा एनालिसिस भी करवा सकते हैं।
अगर आप चाहे तो वहां पे आप अपना फोटो भिजवा सकते हैं, जहां पे आपकी ऑरा स्कैनिंग हो सकती है। ऑरा फोटोग्राफी के कई और एक्सपेरिमेंट उसकी फोटोग्राफी के साथ, उसके इतिहास के साथ ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको और एक्सपेरिमेंट देखने हैं या कुछ फोटोज देखने हैं तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पंचकोश के बारे में, जिसमें आभा मंडल का डिस्क्रिप्शन आता है। वैदिक काल में हमारे शरीर को ही जो दिखने वाली बॉडी है उसे ही शरीर में नहीं माना जाता था। जो हमारे बाहर का, जो हमारे आभा मंडल के साथ जुड़ा हुआ शरीर है वह भी शरीर में गिना जाता था। हमारे शरीर के 3 लेयर बताए गए हैं, मतलब हमारा 3 हिस्सों में शरीर की क्लासिफाई किया गया है। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। लास्ट वाला जो है कारण शरीर। अभी स्थूल शरीर मतलब क्या? जो हमारी ये सॉलिड बॉडी है जो हम देख रहे हैं, जिसे हम स्थूल शरीर बताते हैं। सूक्ष्म शरीर में क्या आएगा? जो कि हम आभा मंडल की बात कर रहे हैं, उसे सूक्ष्म शरीर में गिना जाता है। और कारण शरीर क्या? जो कि हम यूनिवर्सल कॉस्मोस से जुड़े हैं, जो भी वाइब्रेशंस वहां पे है, जो हमने कार्मिक बैलेंस वहां पे रखी हुई है, जिसकी वजह से जो हम आज है, जो हमें आज मिल रहा है, जो हमारे साथ आज हो रहा है, उसे कारण शरीर में गिना जाता है। अभी यह हमारे 3 कोश है, जो तीन शरीर है, जो 3 शरीर को उन्होंने 5 अलग लेयर्स में डिवाइड किया है। हमारे 3 शरीर जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जिसे उन्होंने 5 अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। जिसमें पहला है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब जो अनाज से बना है, जो हम अनाज जो हम खाते हैं उससे हमारी जो बॉडी डेवलप होती है, वह स्थूल अन्नमय कोश में गिना जाता है। उसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश मतलब जैसे हम सब जानते हैं कि अगर प्राण है तो जीवन है। हर एक जीव में प्राण है। प्राण होने के कारण वह बढ़ रहा है, पनप सकता है। प्राण शब्द में 2 अक्षर आते हैं, प्रा और अण, जिसमें प्राण का मतलब हुआ द फर्स्ट यूनिट ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज में जो छोटे से छोटी फर्स्ट यूनिट होती है वो प्राण है। प्राण की वजह से ही हम है, प्राण की वजह से ही जीवन है। अभी आगे आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में जो हम फील करते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हमारे मन से भाव होते हैं, वह पूरा आता है मनोमय कोश में। हमारे मन से जुड़ी जो एनर्जी है वह मनोमय कोश है। अभी नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में एक इंट्यूटिव सेंस होती है। जो हमारे इंट्यूटिव सेंस मतलब जो हम इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, जो एक इंटेलिजेंस होती है, जो ब्रह्मांड का नॉलेज है, जो हमारे खुद के होने का नॉलेज है, वह आएगा विज्ञानमय कोश में। उसके बाद में ये 3 जो कोश है, जैसे कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये तीनों आते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, जिससे कि हमारा आभा मंडल, हमारी ओरा बनती है। फिर लास्ट में आता है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब वो स्टेट जहां पे बिल्कुल ब्लिसफुल स्टेट होता है, जिसमें ना कोई सुख ना कोई दुख, जो हमारे बिल्कुल आनंद की स्थिति होती है, जिसे हम कारण शरीर भी बोलते हैं। तो यह डिस्क्रिप्शन था आभा मंडल का। अभी देखें हम कि आज के युग में, आज की तारीख में इसे कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। डोना ईडन है जिन्होंने एनर्जी मेडिसिन की स्थापना की थी। उनको खुद की कुछ मेडिकल इश्यूज हुए थे, उनकी पैरों में, घुटनों में कुछ तकलीफ थी। 20-25 की हुई तब तक वह इसे क्योर नहीं कर पाई। उनके लिए उन्होंने बहुत से मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा लिया, लेकिन इसे क्योर नहीं हो पाया ये। तो फिर उन्होंने कुछ चाइनीज सिस्टम की तरफ या भारत की चक्र पद्धति की तरफ कदम बढ़ाए, जिनमें से उन्होंने कुछ तकनीकें डेवलप की। बहुत आसान सी तकनीकें हैं जो उन्होंने डेवलप की, और उन्होंने इस तकनीक को अपनी हीलिंग पद्धति के लिए यूज किया, जिनमें उन्हें काफी हद तक सफलता मिली। अभी उसके बाद उन्होंने इस एनर्जी अवेयरनेस के लिए यह एनर्जी मेडिसिन की स्थापना की,
जिसपे उन्होंने किताब भी लिखी है। आप चाहे तो ऑनलाइन जाकर यूट्यूब पे उनके बहुत सारे वीडियोस है, देख सकते हैं। अभी एनर्जी मेडिसिन में उनके साथ उनके हस्बैंड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वह भी जुड़ गए हैं और दोनों मिलकर साथ में लोगों को इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों की भी हेल्प की है जो इस एनर्जी हीलिंग के लिए इनके साथ जुड़े हुए हैं और यह मिलके आगे काम बढ़ा रहे हैं। तो यह सब बता रहे हैं कि यह सब आभा मंडल में है जो हमने पंचकोश में पढ़ा था। यह हमारी मनस्थिति जो मनोमय कोश है, यह भी सारा उसका वर्णन हमें पंचकोश में मिल जाएगा। मतलब हमारी मनस्थिति का, हमारी हर सोच का, हमारी इवेंट का जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जैसी हमारी रहनी करनी, उसका सीधा असर हमारे आभा मंडल पर पड़ता है। तो बात यह है कि अपनी सोच को सही रखो, अपने जीवन जीने के ढंग को सही रखो, अपने कर्म अच्छे करो तो आभा मंडल सही रहेगा। या फिर कुछ ऐसी तकनीकें अपनाओ जिससे कि हम अपने आभा मंडल को सही रख सके। कुछ हीलिंग पद्धति या फिर ध्यान, मेडिटेशन या कुछ एक्सरसाइज जिससे हम आभा मंडल को सही रख सके। या अगर आपको लगता है कि हमारे साथ आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो किसी और को भेजना चाहिए, उनको इसकी ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज यह वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।